रूस का यूक्रेन के साथ पूर्ण पैमाने पर युद्ध भले ही 2022 में शुरू हुआ हो, लेकिन इन दोनों देशों के बीच संघर्ष वास्तव में इससे कहीं पहले यानी 2014 में शुरू हुआ था। उसी समय रूसी सेनाओं ने क्रीमिया का अवैध विलय किया था और लगभग 4 हफ्तों के भीतर अपने पड़ोसी देश से पूरे क्षेत्र को छीन लिया था। कीव के अधिकारी, सैन्य कमांडर और यूक्रेन की जनता लगातार उम्मीद करते हैं कि क्रीमिया एक दिन पूरी तरह वापस मिलेगा और रूस का प्रभाव खत्म होगा। आखिरकार उनका इंतजार खत्म होने वाला है और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसे रोक नहीं सकते। और यह निश्चित रूप से वह नहीं है जिसकी उम्मीद पुतिन ने तब की थी जब उन्होंने 1 दशक से भी पहले क्रीमिया को रूस का हिस्सा घोषित किया था। 2022 में उनकी तथाकथित विशेष सैन्य कार्रवाई के विपरीत, जो एक लंबी, खिंचती हुई और बेहद महंगी प्रक्रिया बन गई है, क्रीमिया का विलय पुतिन के लिए वास्तव में काफी आसानी से हो गया था। उन्होंने कीव में राजनीतिक अराजकता की एक छोटी सी अवधि का फायदा उठाकर इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। बिना किसी पहचान वाले वर्दी में विशेष बलों को तैनात किया ताकि भ्रम पैदा हो और किसी भी तरह की यूक्रेनी सैन्य प्रतिक्रिया में देरी हो सके। सेवास्तोपोल में पहले से मौजूद सैन्य ठिकानों का लाभ उठाकर पुतिन की सेनाओं ने क्रीमिया की संसद, मुख्य बुनियादी ढांचे और संचार केंद्रों पर तेजी से कब्जा किया। यह एक ऐसा अभियान था जिसे बहुत सावधानी से योजनाबद्ध किया गया था और काफी बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया गया था। और इसका परिणाम यह हुआ कि रूस ने एक अत्यंत रणनीतिक स्थान पर नियंत्रण कर लिया। एक ऐसा स्थान जिसे खुद पुतिन ने ऐसा विमान वाहक पोत जो डूब नहीं सकता कहा है। रूस केवल क्रीमिया और सेवास्तोपोल के जरिए काला सागर नियंत्रित कर सकता है और अपनी ताकत भूमध्य सागर व मध्य पूर्व तक बढ़ा सकता है। जिसके पास क्रीमिया होता है वह काला सागर के विभिन्न व्यापार मार्गों पर भी प्रभाव रखता है। और यह ध्यान देने वाली बात है कि इसके आसपास के पानी, तेल और गैस जैसे प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर हैं। संक्षेप में कहे तो यह एक बेहद कीमती इलाका है जिस पर नियंत्रण रखना बहुत महत्वपूर्ण है। और रूस ने 2022 में पूर्ण पैमाने पर आक्रमण की तैयारी करते समय इस नियंत्रण का पूरा फायदा उठाया। रूस ने सैनिक, गोला बारूद और सैन्य उपकरण प्रायद्वीप में भेजे, जिनका यूक्रेन के दक्षिणी क्षेत्रों पर बमबारी में इस्तेमाल हुआ। संघर्ष के दौरान रूस क्रीमिया को सैन्य लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल करता रहा है। रूस ने इस प्रायद्वीप से यूक्रेनी कस्बों, शहरों और अग्रिम मोर्चों पर अनगिनत मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। साथ ही क्रीमिया को रूसी मुख्य भूमि से जोड़ने वाले प्रसिद्ध क्रीमियन ब्रिज का भी एक महत्वपूर्ण आपूर्ति मार्ग के रूप में इस्तेमाल किया है, जो केर्च जलडमरू मध्य के पार है। रूस क्रीमिया में पूरी तरह नहीं बस सका और न ही इस क्षेत्र पर पूरा नियंत्रण पा सका, क्योंकि यूक्रेन ने इसे रोका। आक्रमण के पहले दिन से ही यूक्रेन के कमांडरों ने प्रायद्वीप की मुक्ति को अपना दीर्घकालिक लक्ष्य बताया था। यूक्रेनी सशस्त्र बलों ने बयान को तुरंत कार्रवाई से साबित कर दिया। वास्तव में युद्ध शुरू होने के कुछ ही महीनों बाद पहले हमले शुरू हो गए, जिसमें यूक्रेनी ड्रोन दलों ने सेवास्तोपोल में रूसी काला सागर बेड़े को निशाना बनाया और क्रीमियन पुल पर धमाकों से हड़कंप मच गया। संदेश स्पष्ट था। यहाँ तक कि डोनेट्स्क, लुहांस्क और खेरसोन जैसे क्षेत्रों में सैकड़ों मील लंबी अग्रिम पंक्ति पर रूस से लड़ते हुए भी यूक्रेन ने क्रीमिया को दुश्मन बलों के लिए कब्जा करने के लिहाज से जितना संभव हो सके उतना खतरनाक बनाने का संकल्प लिया था। और जैसे जैसे महीने और साल बीतते गए, हमले जारी रहे। सेवास्तोपोल नौसैनिक अड्डे पर युद्धपोत डूबे। स्टॉर्म शैडो मिसाइलों ने रूसी किलेबंदियां नष्ट किए। कामिकाजे ड्रोन ने विमानों में आग लगाई और वायु रक्षा प्रणालियां भी खत्म कर दी गई। क्राइमियन ब्रिज को भी लगातार नुकसान होता रहा। जुलाई 2023 में दूसरी बार उस पर हमला हुआ और फिर जून 2025 में एक बार फिर हमला हुआ। यूक्रेन के कुछ हमले क्रीमिया पर अपेक्षाकृत छोटे थे, कुछ हमले बेहद विनाशकारी थे, जैसे ऑपरेशन क्रैब ट्रैप, जिसमें सितंबर 2023 में सेवास्तोपोल स्थित रूसी काला सागर बेड़े के मुख्यालय भवन पर स्टॉर्म शैडो मिसाइलें दागी गई। रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें 30 से अधिक अधिकारी मारे गए और 100 से ज्यादा सैनिक घायल हुए। इन हमलों ने यह सुनिश्चित कर दिया कि रूसी बल क्रीमिया और उसके आसपास हमेशा सतर्क रहें, हमेशा इस आशंका में कि किसी भी समय और ड्रोन या मिसाइलें आ सकती है। यूक्रेन क्रीमिया में पूरी तरह आगे नहीं बढ़ सका, न ही वहां जमीनी सैनिक उतार सका या अपनी खोई जमीन वापस ले सका। उसके पास हमेशा दूसरी प्राथमिकताएं थी
दूसरे विवादित क्षेत्र थे जिन पर ध्यान देना था, दूसरे शहर और कस्बे थे जिनकी रक्षा करनी थी और रूसी हमलों की चिंता करनी थी। वह क्रीमिया पर ज्यादा समय, संसाधन या जनशक्ति नहीं लगा सकता था, क्योंकि इससे मोर्चे के अहम इलाकों में कमजोरियां आ जाती और रूस को जमीन पर कब्जा करने का मौका मिल जाता। इसलिए यूक्रेन ने धैर्यपूर्वक सही समय का इंतजार किया और क्रीमिया पर सफल हमलों की योजना बनाकर उन्हें अंजाम दिया। उसने वायु रक्षा, राडार, विमान और गोला बारूद भंडार जैसी अहम संपत्तियां नष्ट की। कई बार हमलों के बीच हफ्तों या महीनों का अंतर होता था, क्योंकि यूक्रेनी बलों को अन्य क्षेत्रों को प्राथमिकता देनी पड़ती थी। नतीजतन ये घटनाएं अलग थलग या यादृच्छिक हमले जैसी दिख सकती थीं, लेकिन ऐसा नहीं था। वे सभी एक बड़ी रणनीति का हिस्सा थी और क्रीमिया प्रायद्वीप को रूसी नियंत्रण से मुक्त करने के अंतिम लक्ष्य में योगदान दिया। हर हमले से रूसियों की स्थिति कमजोर हुई। हर हमले ने क्षेत्र पर उनकी पकड़ को कम किया और उनके लिए उसकी रक्षा करना और भी मुश्किल बना दिया, ताकि जब यूक्रेन को आखिरकार अपना फायदा पूरी तरह से इस्तेमाल करने का समय आए तो दुश्मन के पास उसे रोकने का कोई तरीका ना हो। और ऐसा लगता है कि वह समय अब करीब आ रहा है, क्योंकि 2026 में हालात में बड़ा बदलाव आया है। अब यूक्रेन शायद अपनी सबसे मजबूत स्थिति में है। उसका घरेलू रक्षा उद्योग लगातार मजबूत होता जा रहा है। देश भर में सैकड़ों नए रक्षा ठेकेदार जोश के साथ नए नए नवाचारों पर काम कर रहे हैं, जिनमें ड्रोन और मिसाइल से लेकर वायु रक्षा तकनीक और बहुत कुछ शामिल है। जमीन पर कीव की सेनाओं ने भी बड़ी सफलताएं हासिल की है। न सिर्फ रूस के लगातार हमलों को रोकने और उन्हें आगे बढ़ने से रोकने में कामयाबी पाई है, बल्कि उन्होंने काफी हद तक खोई हुई जमीन को भी फिर से हासिल कर लिया है। वास्तव में फरवरी 2026 यूक्रेनी सेना के लिए एक बहुत बड़ा महीना था, क्योंकि 2023 के बाद यह पहली बार था जब देश की सेनाओं ने जितनी जमीन खोई थी उससे ज्यादा जमीन वापस हासिल कर ली। इसके अलावा यूक्रेन को जल्द ही यूरोपीय संघ से 90 अरब यूरो यानी 105 अरब डॉलर का गेम चेंजर ऋण मिलने की उम्मीद है। ये ऋण हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने रोका था। 12 अप्रैल के संसदीय चुनावों में भारी हार के बाद विक्टर ऑर्बन का शासन समाप्त हो रहा है और यूक्रेन को बड़ी धनराशि मिलने वाली है। उसे अपनी सेनाओं को मजबूत करना है, अपनी रक्षा उद्योग को और अधिक सशक्त बनाना है और वह गोला बारूद और आपूर्ति प्राप्त करनी है, जिसकी उसे अपने दुश्मनों पर लगातार दबाव बनाए रखने के लिए जरूरत है। दूसरी ओर रूस पहले इतना कमजोर नहीं दिखा। ओर्बन की हार से व्लादिमीर पुतिन ने नाटो और यूरोपीय संघ में अपने गिने चुने सहयोगियों में से एक को खो दिया है। इससे उनकी राजनीतिक प्रभाव कमजोर होती है। रूसी सेनाएं भी वर्षों में सबसे धीमी गति से बढ़ रही है। कुछ अग्रिम मोर्चों पर वे पूरी तरह से रुके हुए हैं या यूक्रेनी रक्षकों द्वारा पीछे धकेले जा रहे हैं। कुछ जगहों पर वे अब भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जिससे फर्क नहीं पड़ता। क्रेमलिन की सेना भी खतरनाक गति से अपने सैनिकों और उपकरणों को खोती जा रही है। हर महीने दसियों हजार सैनिक मारे या गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं। हजारों सैनिक या तो भाग रहे हैं या सफेद झंडा लहरा रहे हैं, और जो आदेश मानते हैं वे भी अग्रिम मोर्चे के घातक इलाकों में मुश्किल से 2 हफ्ते टिक पाते हैं। फिर उन्हें नए रंग रूटों से बदल दिया जाता है। और अगर नए रंग रूटों की बात करें तो अब ये अच्छी तरह से दर्ज हो चुका है कि रूस को उन्हें ढूंढने में पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो रही है। उसकी भर्ती में गिरावट आई है, जबकि हताहत दर बढ़ रही है। और 2026 की पहली तिमाही के दौरान वो लगातार इतने नए सैनिक नहीं ला सका कि मारे गए या घायल हुए सैनिकों की जगह भर सके। उसकी सेना छोटी और कमजोर होती जा रही है और युद्ध में उसकी संभावनाएं भी घट रही है। रूस की अनिवार्य जीत की सारी बातें धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से खत्म होती जा रही है, क्योंकि दुनिया भर के विशेषज्ञ और विश्लेषक, जिनमें रूस के कुछ कट्टरपंथी सैन्य ब्लॉगर भी शामिल हैं, यह महसूस कर रहे हैं कि अब हालात बदल चुके हैं। अब रूस नहीं बल्कि यूक्रेन है जो बढ़त बना रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल बेन हॉजेस, जिन्होंने 40 साल अमेरिकी सेना में सेवा की और यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी यूरोप के कमांडिंग जनरल बने, मानते हैं कि अब कीव की सेनाओं को क्रीमिया में अपनी कार्रवाई तेज करनी चाहिए। लेकिन इससे पहले कि हम जानें उन्होंने क्या कहा और उसका क्या मतलब है, ऐसी और जानकारी के लिए द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें। हम हर हफ्ते सब कुछ समझाते हैं। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल हॉजेस टाइम्स रेडियो पॉडकास्ट फ्रंट लाइन
द वॉर इन यूक्रेन एंड ग्लोबल सिक्योरिटी में नजर आए, जहां विशेषज्ञ रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा और भविष्यवाणी करते हैं। शो में अपनी उपस्थिति के दौरान हॉजेस ने अपना विचार साझा किया कि तमाम लड़ाई और अन्य जगहों पर ध्यान केंद्रित होने के बावजूद क्रीमिया शायद इस पूरे युद्ध की कुंजी है। मैं अब भी, जैसा कि शुरुआत से मानता आया हूं, यही मानता हूं कि क्रीमिया इस युद्ध का निर्णायक क्षेत्र है, क्योंकि ये दोनों पक्षों के लिए प्रतीकात्मक और रणनीतिक महत्व रखता है। उदाहरण के लिए, पुतिन लगातार यह तर्क देते रहे हैं कि यह क्षेत्र सही मायनों में रूस का होना चाहिए, और उन्होंने इसे एक पवित्र स्थान और रूस का अभिन्न हिस्सा तक कहा है। रूसी नेता भी प्रायद्वीप के रणनीतिक महत्व को समझते हैं। जैसा होजेस ने कहा, काला सागर में असली शक्ति का प्रदर्शन क्रीमिया से होता है। वह आगे यह भी बताते हैं कि अगर यूक्रेन क्रीमिया को फिर से हासिल कर लेता है और उसके बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर नियंत्रण पा लेता है, तो यह युद्ध की तस्वीर पूरी तरह बदल सकता है। होजेस बताते हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और देश के कमांडर इन चीफ ओलेक्जेंडर सर्स्की जैसे लोग इस क्षेत्र के महत्व से अच्छी तरह वाकिफ होंगे, और इसमें कोई शक नहीं कि क्रीमिया उनकी प्राथमिकताओं की सूची में सबसे ऊपर होगा। उनका मानना है कि अभी सीधा जमीनी हमला नहीं होगा और इसकी जरूरत भी नहीं है, लेकिन वे उम्मीद करते हैं कि हवाई अड्डों, वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य लक्ष्यों पर हमले जारी रहेंगे। वो मानते हैं कि क्रीमिया पुल के दिन अब गिनती के रह गए हैं और साफ कहते हैं कि वो बड़ा पुल जल्द गिरने वाला है। ये यूक्रेन के लिए एक ऐतिहासिक पल होगा। रूस ने यूक्रेन के दक्षिणी हिस्सों पर कब्जा कर क्रीमिया तक स्थलीय गलियारा बना लिया है, लेकिन वो क्रीमिया पुल पर अब भी काफी निर्भर है। केर्च जलडमरू मध्य पर भी जरूरी आपूर्ति जैसे ईंधन, हथियार और गोला बारूद प्रायद्वीप व दक्षिणी क्षेत्रों की सेनाओं तक सुरक्षित पहुंच सके। अगर पुल गिरा तो स्थिति बदल जाएगी। क्रीमिया के रूसी सैनिक अपने देश से पूरी तरह कट जाएंगे। अब उनके पास मुख्य भूमि लौटने का सुरक्षित रास्ता और क्रास्नोदार क्राय से निर्बाध आपूर्ति की सुविधा नहीं रहेगी। क्रेमलिन के लिए यह बड़ी शर्मिंदगी होगी कि रूस ने जिस पुल पर $4 अरब खर्च किए वह नक्शे से मिट जाए। यूक्रेन पहले ही दिखा चुका है कि वह पुल को निशाना बना सकता है। इसने 3 अलग अलग मौकों पर ऐसा किया है। ड्रोन और पानी के नीचे विस्फोटकों का इस्तेमाल करके पुल को नुकसान पहुंचाया है और मरम्मत के दौरान इसे अस्थायी रूप से बंद करने के लिए मजबूर किया है। यूक्रेन आज पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। उसके पास अब और भी ताकतवर ड्रोन और मिसाइलें हैं जो पुल के पूरे हिस्सों को नीचे पानी में गिरा सकती है। यह असंभव नहीं है कि क्रीमिया पुल पर चौथा हमला पहले से ही तैयारी के चरण में हो सकता है। इसी बीच यूक्रेन ने प्रायद्वीप पर ताजा हमलों से दांव बढ़ाया और वहां रूस की और भी अहम संपत्तियां नष्ट कर दी। 5 अप्रैल की रात यूक्रेन की रक्षा खुफिया एजेंसी ने पुष्टि की कि सक्रिय अभियानों के विभाग की विशेष इकाइयों ने ड्रोन से रूसी रेलवे फेरी स्लाव्यानिन को निष्क्रिय किया। यह केर्च जलडमरू मध्य पर चलने वाली आखिरी रेलवे फेरी थी। ये फेरी सैन्य उपकरण और गोला बारूद जैसी चीजें पानी के रास्ते रूसी सेना तक क्रीमिया में पहुंचा रही थी। लेकिन अब जब ये सभी जहाज नष्ट, क्षतिग्रस्त या किसी अन्य तरीके से निष्क्रिय कर दिए गए हैं, तो रूस के लिए संसाधनों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना अनिवार्य रूप से और भी कठिन हो जाएगा। अब उसे संभवतः क्रीमियन ब्रिज का अधिक बार इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे वह यूक्रेन के लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण निशाना बन जाएगा। वैकल्पिक रूप से क्रेमलिन के कमांडर आपूर्ति को कब्जे वाले दोनबास क्षेत्रों के रास्ते और खेरसोन क्षेत्र के जरिए क्रीमिया तक पहुंचाने का विकल्प चुन सकते हैं। लेकिन इस योजना में दिक्कत यह है कि ये रास्ते मोर्चे के बहुत करीब है, जिससे यूक्रेनी ड्रोन, मिसाइल या तोपखाने के हमलों का खतरा ज्यादा है। कीव के ड्रोन लगातार हवा में रहकर आसपास के इलाकों में रूसी गतिविधि स्कैन करते हैं, जिससे काफिले को प्रायद्वीप की ओर जाते हुए जल्दी पकड़ सकते हैं। और उसके बाद ये सिर्फ समय की बात होगी कि हमले के ड्रोन या मिसाइलें उन्हें निशाना बनाने के लिए भेज दी जाएं। यूक्रेन पहले ही जमीनी आपूर्ति लाइनों को बाधित करने पर ध्यान दे रहा है। अप्रैल में 1 हफ्ते चले अभियान में उसने रूस और क्रीमिया को जोड़ने वाले अहम जमीनी गलियारे पर कई सफल हमले किए। 3 रूसी शस्त्रागार और 3 अलग अलग आपूर्ति डिपो को निशाना बनाकर नुकसान पहुंचाया गया।
साथ ही यूक्रेनी बलों ने 2 रसद केंद्रों पर भी हमला किया, जो गलियारे के साथ आपूर्ति के प्रवाह का समन्वय करने में मदद करते थे। 20 अप्रैल को ये भी रिपोर्ट आई कि यूक्रेनी रक्षा बलों ने सेवास्तोपोल खाड़ी में तैनात रूस के 2 बड़े लैंडिंग जहाजों पर अतिरिक्त हमले किए। बाद में इन दोनों जहाजों की पहचान प्रोजेक्ट 775 यामल और प्रोजेक्ट 117 निकोलाई फिल्चेंको के रूप में हुई। यामल 500 टन तक माल, जिसमें बख्तरबंद वाहन और सैनिक शामिल हैं, ले जाने में सक्षम था और इसकी कीमत $80 मिलियन से अधिक है। वहीं निकोलाई फिल्चेंको और भी बड़ा है, जिसकी अधिकतम क्षमता लगभग 1000 टन है, जिससे ये पानी के पार एक बड़ी लैंडिंग फोर्स को ले जाने में सक्षम है। ये दोनों जहाज़ों में बड़ा, पुराना और कम महंगा है, फिर भी इसकी कीमत करीब $70 मिलियन है। इन हमलों और आखिरी केर्च जलडमरू मध्य फेरी पर हुए हमले से साफ हुआ कि यूक्रेन रूस की क्रीमिया सप्लाई लाइन काट रहा है। धीरे धीरे यह क्षेत्र अलग थलग हो रहा है, जिससे क्रेमलिन के सैनिकों को अपनी रक्षा के लिए जरूरी ईंधन और गोला बारूद पाना और भी मुश्किल हो रहा है। लैंडिंग जहाज नष्ट कर यूक्रेन रूस को प्रायद्वीप पर सेना जुटाने से रोक रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले भले ही यूक्रेन क्रीमिया में रूसी वायु रक्षा प्रणाली या अन्य संसाधन को नष्ट कर देता था, दुश्मन हमेशा अपने खोए हुए संसाधनों को आसानी से बदल सकता था। अगर कीव के ड्रोन ने गोला बारूद भंडार नष्ट किया, तो रूसी सेना अन्य जगहों से गोला बारूद लाकर जलडमरू मध्य या क्रीमियन पुल से भेज सकती थी। लेकिन जब आपूर्ति लाइनें काट दी गई हैं और उन पर दबाव है, तो अब यह संभव नहीं होगा। बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह किसी बहुत बड़ी चीज की शुरुआत हो सकती है। अगर यूक्रेन क्रीमिया को अलग कर लेता है, तो वहां बची रूसी सेना आसान शिकार बन जाएगी। यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइलें हर साल बेहतर और सटीक हो रही है, जिससे रक्षा बलों को सैनिकों को खत्म करना आसान होगा। इसके बदले क्रेमलिन का इस क्षेत्र पर नियंत्रण तेजी से घटेगा। अगर यूक्रेन खेरसोन के जरिए आगे बढ़ने का रास्ता बना ले, तो वह दुश्मन की कमजोरी का फायदा उठाकर अपने सैनिक भेज सकता है और क्षेत्र फिर से हासिल कर सकता है। ये अभी दूर लग सकता है, लेकिन तैयारियां हो चुकी हैं और यूक्रेन की सेना रूसी प्रभाव हटाने के अपने लक्ष्य को आखिरकार साकार करने के लिए सही कदम उठा रही है। क्रेमलिन को बढ़ती हताहत, भारी उपकरण नुकसान, अग्रिम मोर्चे पर रुके हुए हमले और असफल भर्ती अभियानों का सामना करना पड़ रहा है। अब उसके पास क्रीमिया को पहले जैसा मजबूत बनाने के साधन नहीं है। अगर यूक्रेन इस क्षेत्र पर आंशिक नियंत्रण भी पाले, तो सब कुछ बदल जाएगा। यूक्रेन के ड्रोन हमलों से रूस का ला सागर बेड़ा छिपने को मजबूर है और अब सेवास्तोपोल को सुरक्षित अड्डा नहीं बना पाएगा, जिससे वह अप्रासंगिक हो जाएगा। क्रेमलिन भी काला सागर और उससे आगे सैन्य शक्ति प्रक्षेपित करने की अपनी क्षमता और प्रभाव खो देगा। फिर लंबी अवधि में अगर यूक्रेन आखिरकार यूरोपीय संघ या नाटो गठबंधन का हिस्सा बनने का अपना पुराना सपना पूरा करने में सक्षम हो जाता है, तो रूस का प्रभाव क्षेत्र और भी कम हो जाएगा। ये 2014 की स्थिति से एक चौंकाने वाला उलटफेर होगा। उस समय इतनी तेज और प्रभावी अधिग्रहण प्रक्रिया के बाद पुतिन ने सोचा था कि उन्होंने क्रीमिया को आने वाली पीढ़ियों के लिए रूस का हिस्सा बना लिया है। अब उन्हें पता चल रहा है कि वह कितने बुरी तरह गलत थे। इस वीडियो में जानें कैसे यूक्रेन युद्ध का रुख बदल रहा है और कीव की सेनाओं ने हाल ही में कई कब्जे वाले इलाके आज़ाद किए हैं। इस वीडियो में दिखाया गया है कि कभी शक्तिशाली रूसी सेना अब कैसे घुटनों पर है। रूस यूक्रेन युद्ध और अन्य वैश्विक संघर्षों की जानकारियों, विश्लेषण व ताज़ा खबरों के लिए द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें।